नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए हिस्ट्री के एग्जाम के लिए, जिसमें विश्व का इतिहास कवर किया जाएगा। आज हम पार्ट नंबर फर्स्ट को कवर करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत लघुत्तरीय प्रश्नों को कवर कराया जाएगा। तो चलो बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के महत्व को बताइए। तो इसका आंसर होगा विश्व में फ्रांस की क्रांति का बड़ा महत्व है। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप निरंकुश गणतंत्र का अंत हो गया और फ्रांस में सीमित राजतंत्र की स्थापना की गई। किंतु कुछ समय बाद फ्रांस में गणतंत्रात्मक लोकतंत्र की स्थापना की गई तथा देश में स्वतंत्रता, समानता तथा लोकतंत्र के आदर्शों का प्रचार हुआ। फ्रांस में विभिन्न वर्गों को विशेष अधिकार का अंत हो गया। इस क्रांति से किसानों तथा मजदूरी का शोषण समाप्त हो गया। मजदूरों को उचित मजदूरी मिलने लगी। किसान करों के बोझ से मुक्त हो गए। वे अपनी मजदूरी के स्वामी बन गए। इस क्रांति से वकील, डॉक्टर, शिक्षक, लेखक, व्यापारी तथा दुकानदार आदि मध्यम वर्गीय लोगों की सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ी तथा विकास के लिए वातावरण का निर्माण हुआ। इसमें आगे भी दिया हुआ है, इस क्रांति से साधारण जनता को शोषण से छुटकारा मिल गया। उसे स्वतंत्रता के वातावरण में अपने विकास का अवसर मिल गया। सरकार ने जनता के कल्याण के लिए अनेक कानून का निर्माण किया। देश में भी राष्ट्रीय भावनाओं का प्रसार हुआ तथा राष्ट्रीय एकता की स्थापना हुई। फ्रांस की क्रांति से विश्व के अन्य देशों ने भी प्रेरणा ग्रहण की और अन्य देशों में निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध विद्रोह होने लगे। रूस की क्रांति 1917 को भी इस क्रांति से प्रेरणा मिली। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फ्रांस की क्रांति की प्रकृति को स्पष्ट करिए। तो इसका आंसर होगा फ्रांस की क्रांति फ्रांस की पुरातन व्यवस्था, राजा की निरंकुशता, विलासिता, अपव्ययता, शोषण, अत्याचार तथा अव्यवस्था के विरुद्ध बुद्धिजीवियों, मध्यम वर्ग, किसान तथा मजदूरों का विद्रोह था। फ्रांस की क्रांति सैनिक क्रांति नहीं थी, बल्कि यह विचारों का संघर्ष था। क्रांतियां कभी अचानक नहीं होती और संयोगवश कभी नहीं होती। एक छोटी सी घटना सुरंग में चिंगारी का कार्य कर आग तो प्रज्वलित कर सकती थी, परंतु सुरंग पहले से ही बारूद से भरी होना आवश्यक होती है। फ्रांस की क्रांति में भी यही हुआ। क्रांति रूपी सुरंग तो लगभग 2 शताब्दियों पूर्व से ही तैयार होना प्रारंभ हो गई थी। 1789 ईस्वी में उसे केवल विस्फोटित कर दिया गया। फ्रांस की क्रांति रूस की तरह लाल सेना बनाकर नहीं लड़ी गई, बल्कि यह विचारता दलों, सरकारी निकायों, प्रशासनिक व्यवस्था में लड़ी गई। यह निरंकुशता और लोकतांत्रिक मूल्य और मान्यताओं के बीच लड़ी गई। यह एक वैचारिक लड़ाई थी जो व्यवस्था में परिवर्तन चाहती थी। इससे लोकतांत्रिक मूल्य तथा मान्यताओं की जीत हुई। निरंकुश राजतंत्रीय व्यवस्था को उखाड़ फेंका गया। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, बास्तिल का पतन क्या था? तो इसका आंसर होगा लुई 16वां राष्ट्रीय सभा के सामने झुक गया था, किंतु राजा के दरबारी गण इस बात को सहन न कर सके। उनके तथा रानी मारी आंतोइने के कहने पर राजा ने अपने खोई हुई शक्ति को प्राप्त करने के लिए एक बार फिर सभा को दबाने और धमकाने का प्रयत्न किया। सैनिकों की बड़ी बड़ी टुकड़ियां वारसेई और पेरिस में एकत्र होने लगी। 11 जुलाई को उसने मंत्री नेकर को इसलिए हटा दिया कि वह तथा उसके सभी साथी सुधारों के पक्ष में थे। 12 जुलाई को पेरिस में अफवाह फैल गई कि नेकर को हटाने और सैन्य दलों को जमा करने का अर्थ राष्ट्रीय संविधान सभा के लिए भारी खतरा है और गरीब जनता पर आक्रमण होने वाला है। परिणाम यह हुआ कि पेरिस में हिंसात्मक उपद्रव फूट पड़े। लोगों को झुंड हथियारों को लेकर पिल पड़े। 3 दिन तक भयंकर दंगे होते रहे। दुकानें लूटी गईं, सरकारी अधिकारियों को मार भगाया गया, सब व्यवसाय चौपट हो गया। 14 जुलाई 1789 ईस्वी के दिन एक विशाल भीड़ ने पेरिस के निकट स्थित बेस्टाइल नामक एक पुराने कारागार पर धावा बोल दिया। उसके फाटक तोड़ दिए गए और बंदियों को मुक्त कर दिया गया। शाही गवर्नर तथा रक्षक सैनिकों की बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी गई। यद्यपि लुई 16 के सिंहासनारोहण के बाद उस कारागार में किसी राजनीतिक बंदी को नहीं रखा गया था, फिर भी वह फ्रांस के शासकों की निरंकुशता और अत्याचार का प्रतीक बन गया था। किसी समय वाल्टेयर और मिराबू जैसे ख्यातिनामा व्यक्ति उसमें बंद रह चुके थे, इसलिए बास्तिल की ध्वस्त पुराना व्यवस्था की समाप्ति का सूचक था। आज भी 14 जुलाई का दिन फ्रांस में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस घटना के साथ साथ हिंसात्मक क्रांति का सूत्रपात हुआ।
इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रांस में जिरोंदिस्ट तथा जोकोबिन दलों के योगदान की समीक्षा कीजिए। तो इसका आंसर होगा जिरोंदिस्ट दल के प्रमुख नेता ब्रसो, बोरियो, कोदार से दुसोरिये थे। इस दल के अधिकांश सदस्य जिरोंद नामक स्थान के थे, अतः इस दल को जिरोंदिस्ट कहा जाता था। इस दल के सदस्य प्रतिनिधित्व के सिद्धांत में विश्वास करते थे तथा किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को सहने के लिए तैयार नहीं थे। जिरोंदिस्ट दल के सदस्य अत्यंत संपन्न व उच्च बौद्धिक स्तर के थे। इसके विपरीत जैकोबिन दल के सदस्य असभ्य और हिंसक प्रवृत्ति के थे। इस दल के प्रमुख नेता रॉब्सपियर दांते मारा थे। जैकोबिन वास्तव में एक चर्च का नाम था, जिस समय राष्ट्रीय सभा में लुई सोलेमा के नाम से के साथ पेरिस आ गई। उस समय राष्ट्रीय सभा के कुछ सदस्य इस चर्च में रहने लगे थे, वहीं पर वे अपनी बैठकें करते थे, अतः उसके क्लब को जैकोबिन क्लब कहा जाने लगा। कालांतर में इसी आधार पर जैकोबिन दल का नाम पड़ा। प्रारंभ में इस दल की शाखाएं कम थीं, शीघ्र ही इसकी शाखाएं संपूर्ण फ्रांस में फैल गईं। विधायिका में इस दल के सदस्यों की संख्या 140 थी। जैकोबिन दल फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था। वे हिंसा व शक्ति के द्वारा फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। जब जिरोंदिस्ट दल का पतन हो गया तो जैकोबिन दल ने आतंक का राज्य स्थापित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में है, फ्रांस की राज्य क्रांति में मॉन्टेस्क्यू क्या योगदान था। तो इसका आंसर होगा मॉन्टेस्क्यू 1685 से 1755 ईस्वी तक। फ्रांस की राज्य क्रांति में मॉन्टेस्क्यू का बहुत योगदान था। वह स्वयं कुलीन था और बोधों की पार्लेमा का न्यायाधीश था। उसने विदेशों में खूब भ्रमण किया था और इंग्लैंड में कुछ वर्ष रहकर वहाँ के विधान का अच्छी तरह अध्ययन किया था। उसने वैधानिक समस्याओं का गंभीर अध्ययन किया था, जिसका निचोड़ उसने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ द लॉज में प्रकाशित किया। उसने राजा के दैवी अधिकार के सिद्धांत और पुरातन संस्थाओं के प्रतिष्ठित एवं प्राचीन होने के कारण ही उनके पवित्रता एवं अवैधता के दावे का बड़ा तिरस्कार पूर्वक खंडन किया। उसने फ्रेंच संस्थाओं एवं रीति रिवाजों की बड़ी व्यंग्यपूर्वक कड़ी आलोचना की और इंग्लैंड के शासन का राजा निरंकुश एक तंत्र नहीं वर्ण जनता के प्रतिनिधित्व की सभा पार्लियामा द्वारा मर्यादित एक तंत्र था। उसने यह भी बतलाया कि जनता की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि शासन की विभिन्न शक्तियां कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका पृथक पृथक व्यक्तियों के हाथों में हों, परंतु फ्रांस में सभी शक्तियां एक ही व्यक्ति राजा के हाथों में केंद्रित थीं, जो पृथ्वी पर किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं था। इस प्रकार उसने एक तंत्र की निंदा कर स्वतंत्रता के लिए राजा की शक्तियों पर मर्यादाएं लगाना आवश्यक बतलाया। उसके विचारों का फ्रांस की जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रांस की राज्य क्रांति में वॉल्टेयर का क्या योगदान था। तो इसका आंसर होगा वॉल्टेयर फ्रांस का एक उच्च कोटि का लेखक एवं दार्शनिक था। उसने अत्याचार, उत्पीड़न एवं शोषण के विरुद्ध प्रबल आवाज उठाई। वह मानव स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक था। उसने चर्च पर प्रबल प्रहार करते हुए उसे बदनाम चीज कहकर पुकारा। उसने धार्मिक आडंबरों एवं पाखंडों की कटु आलोचना की और विचारों की स्वतंत्रता पर बल दिया। वह कैथोलिक चर्च का अंधविश्वासों और असहिष्णुता का गढ़ मानता था। वॉल्टेयर के विचारों ने हजारों लोगों को चर्च का विरोधी बना दिया। वॉल्टेयर ने अपने लेखों के द्वारा उस युग के अन्याय व अत्याचार, धार्मिक पक्षपात आदि के विरुद्ध दीर्घ काल तक संघर्ष किया। उसने अपने लेखों के द्वारा फ्रांस के लोगों में विद्रोह का भी भावना उत्पन्न कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, फ्रांस की 1789 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस की शोचनीय आर्थिक स्थिति 1789 की क्रांति का तात्कालिक कारण थी। सरकार की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि दिवालियापन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वर्साय के राजमहल के निर्माण और लुई 14वें के युद्धों से सरकारी कोष खाली हो गया था। लुई 15वें की अयोग्यता से कर्ज बहुत बढ़ गया था। लुई 16वें की शान शौकत तथा आमोद प्रमोद से सरकार दिवालिया हो गई। यहाँ तक कि कर्ज मिलना भी बंद हो गया था। अंत में नए कर लगाने का निश्चय किया गया। पेरिस की पार्लेमा और जनता के नए करों का जोरदार विरोध किया। उन्होंने मांग की कि पहले इन करों को
स्टेट्स जनरल से स्वीकृत कराया जाए। अतः स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो गया और वहीं से क्रांति का विस्फोट हुआ। इस प्रकार फ्रांस की विषम आर्थिक समस्या 1789 की क्रांति का तात्कालिक कारण बन गई। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, रूसो का फ्रांस की क्रांति में क्या योगदान है? तो इसका आंसर होगा रूसो फ्रांस में सबसे अधिक प्रभाव रखने वाला दार्शनिक था। रूसो का मुख्य ग्रंथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। इस पुस्तक का आरंभिक वाक्य है, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ था परंतु वह सर्वत्र श्रृंखलाओं में जकड़ा हुआ है। उसके अनुसार समाज का निर्माण व्यक्तियों के समझौते से हुआ है। उसके विचारों में वर्तमान व्यवस्था अन्यायपूर्ण है क्योंकि विशेषाधिकार युक्त पूर्ण वर्ग को अनुचित लाभ प्राप्त है। उसका सिद्धांत था कि जनता ही सर्वोपरि है, समस्त सत्ता उसी के हाथ में है, किसी एक व्यक्ति या वर्ग के हाथों में नहीं। सब व्यक्ति स्वतंत्र और समान हैं और शासन का मुख्य कार्य प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है। सार्वभौम सत्ता जनता की इच्छा में निहित है और वह राज्य के कानून में व्यक्त होती है। कानूनों का पालन करने में व्यक्ति अपने ही स्वेच्छा का पालन करते हैं और इस प्रकार के वे दिखाई तो बंधन में देते हैं परंतु वास्तव में स्वतंत्र हैं। जनता की इच्छा सर्वदा सही होती है और प्रत्येक व्यक्ति को उसका पालन करना चाहिए। उसके विचारों में अनेक त्रुटियां होते हुए भी महान विचारों, जनता की सार्वभौम सत्ता तथा समस्त नागरिकों की राजनीतिक समानता का प्रतिपादन किया जो तत्कालीन यूरोपियन राज्यों के लिए घातक थे और जिन्होंने लोगों को बड़ा प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिदरो कौन था? संक्षेप में बताइए। तो इसका आंसर होगा दिदरो फ्रांस के प्रतिभाशाली लेखकों में से एक था। उसने विश्वकोश की रचना बड़े श्रम के साथ की। दिदरो का विश्वास था कि सत्य ज्ञान मानव मस्तिष्क के सभी दोषों का निराकरण होता है। इस उद्देश्य से ही उसने विश्वकोश की संपादन किया। यह विश्वकोश 1715 से 1722 तक 17 खंडों में प्रकाशित हुआ। इसमें अनेक लेख दिदरो ने भी बड़े श्रम में लिखे। अनेक लेख ऐसे थे जिसमें निरंकुश शासन, राजा की स्वेच्छाचारिता, कुलीनों तथा उच्च पदाधिकारियों विशेष अधिकार, साधारण जनता पर टैक्सों की भारी मार, सामाजिक विषमता तथा कानूनों की बहुलता एवं प्रतिकूलता आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला गया था। यह विश्वकोशीय प्रकाशित होते ही बिक गया। जनसाधारण ने इसे इस कारण अत्यधिक पसंद किया क्योंकि यह तत्कालीन राजा की निरंकुशता और सामाजिकता विषमता का प्रभावशाली चित्रण करता था। इसमें आगे दिया गया है, परंतु फ्रांसीसी सरकार भी शांत नहीं बैठी। उसने उसे अपने विशेष अधिकारों पर एक आघात समझा। अतः फ्रांसीसी शासन द्वारा इसके प्रकाशन पर रोक लगा दी गई और इसे एक राजद्रोहात्मक ग्रंथ घोषित कर दिया गया। कुलीन वर्ग, पादरी तथा उच्च राज्य अधिकारियों ने विश्वकोश की विशेष आलोचना की परंतु जनसाधारण ने इसे अपना धार्मिक ग्रंथ माना। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एवं इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रांस में 1848 की क्रांति के कारणों की समीक्षा कीजिए। तो इसका आंसर होगा नंबर 1 पे है, लुई फिलिप की गृह तथा विदेश नीति असफल रही जिससे जनता में गहरा असंतोष व्याप्त हो गया। नंबर 2 पे दिया हुआ है, उस समय फ्रांस के राजनीतिक दलों में एकता का अभाव था। नंबर 3 पे दिया हुआ है, फ्रांस का मध्यम वर्ग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए सत्ता का समर्थक बन गया था। आम जनता के कल्याण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। नंबर 4 पर दिया हुआ है, फ्रांस में समाजवादी विचारों ने क्रांति को प्रोत्साहन दिया। तो यह आपका पार्ट नंबर 1 यहीं पे समाप्त होता है। यदि आप पार्ट नंबर 2, 3, 4 सबको देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी पार्ट्स को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।